Hello guys, my name is Meenakshi. Welcome you all on again my YouTube channel Advanced Learning Center. तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था बैंकिंग अवेयरनेस के बेसिक कंसेप्ट। तो आज हम करेंगे MCQ पार्ट 1 ऑन बैंकिंग अवेयरनेस। तो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। आई होप कि लास्ट वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम अभी शुरू करने लगे हैं MCQ पार्ट 1। तो गाइस पहले हम क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में करेंगे। जो सिंपल क्वेश्चंस है जो आजकल पेपर में आते कम ही है, लेकिन फिर भी कहते हैं एक स्टार्टअप करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आज जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो पहले काफ़ी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। आज भी कई क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, लेकिन बेसिक करवा रही हूँ। ठीक है, करंटली जो चल रहे हैं कि जो स्कीम्स हैं वो डे बाय डे मैं उसका लेवल इंक्रीज़ करती जाऊँगी। तो आज हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे बेसिक क्वेश्चंस ऑन बैंकिंग अवेयरनेस। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग कम्स अंडर विच सेक्टर। तो बैंकिंग जो है वो किस सेक्टर में आता है। बैंक हमें क्या प्रोवाइड करता है, लोन। ठीक है, और हमसे क्या रिसीव करता है, डिपॉजिट्स। हमें काफ़ी इसके अलावा भी काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लॉकर फैसिलिटी, ATM फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। तो यानी कि बैंक हमें और भी काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बैंक्स जो हैं वो किस सेक्टर में आते हैं, सर्विस सेक्टर के अंडर आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग सिस्टम इज़। तो गाइज अपेक्स इंस्टीट्यूशन हमारे बैंकिंग सिस्टम में किसको कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। क्योंकि जो रिज़र्व बैंक है वही एक ऐसा बैंक है जो बाकी बैंक्स के ऊपर कंट्रोल करता है, जो गाइडलाइंस इशू करता है, जो करेंसी नोट्स, और बेसिकली उसका जो मेजर पार्ट है वो बैंक का कौन सा पार्ट परफॉर्म करता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइज अपेक्स इंस्टीट्यूशन के बारे में यही है कि RBI है। बाकी हम RBI के फंक्शंस, RBI के बारे में जो डिटेल में डिस्कस करेंगे RBI के चैप्टर में। तो थर्ड क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट डज RBI इशू डायरेक्टिव्स टू बैंक्स। तो गाइज RBI जो है वो बैंक्स को किस एक्ट के अंडर गाइडलाइंस इशू करता है। RBI का अपना भी है एक्ट, RBI 1934। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो RBI है वो किस ईयर में आया था, 1935 में। और जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है वो क्या है, 1934। तो गाइस जो RBI बैंक्स को गाइडलाइंस इशू करता है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना अच्छे से। तो गाइस नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। कहते हैं कि इन विच ईयर फर्स्ट बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, वो कब इस्टेब्लिश किया गया। तो गाइस मैंने आपको पहले बताया कि जो फर्स्ट बैंक है हमारे इंडिया में वो कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि शट डाउन हो गया था 1830-32 के पीरियड में। तो उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1770 में। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आधार वर्चुअल ID। एक होता है आधार नंबर, एक है आधार वर्चुअल ID। तो इसको मिक्स मत कर देना गाइस। जो आधार कार्ड नंबर है उसमें 12 डिजिट्स होते हैं, और जो आधार वर्चुअल ID है उसमें 16 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। तो गाइस नेक्स्ट स्लाइड में 6th क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक स्टार्टेड सोलली विद द इंडियन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये लास्ट ही मैंने जो आपके टॉपिक करवाया था उसी में से क्वेश्चन है कि जो इंडिपेंडेंटली जो इंडियन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें पूरी लगी है तो वो कौन सा इंडियन बैंक है, डैट वाज पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेंगे तो वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और इसका जो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट हुआ था डैट वाज इन 1894। सबसे पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी लाहौर पाकिस्तान में। बट उसके बाद जब ये पंजाब यानी कि इंडिया में आया तो पंजाब नेशनल बैंक जो 1894 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था लाहौर पाकिस्तान में, अब उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो आपको पहले भी पूछा जा सकता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो किस
जगह पे थी, कौन सी उसकी लोकेशन थी, उस पर भी आ सकता है क्वेश्चन। और आज के बारे में भी पूछा जा सकता है कि पीएनबी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो आपने डायरेक्टली आंसर कर देना है न्यू दिल्ली। अब इसका फाउंडर कौन था 7th क्वेश्चन में पंजाब नेशनल बैंक के, तो वो थे लाला लाजपत राय जी। 8th क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा ऐसा बैंक था जिसने चेक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, तो सीधा आपने आंसर दे देना है बंगाल बैंक, जो कि 1833 में चेक सिस्टम आया था। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कौन से ईयर में आया था, तो 1833। कौन सा बैंक लेके आया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, डैट वाज बंगाल बैंक। 9th क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग सबसे पहले कौन से बैंक ने स्टार्ट की थी, कौन सा बैंक था जिसने इंट्रोड्यूस की थी, तो वो था आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। और ये फाउंडेड यानी कि इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 5 जन 1994 को। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, आप इसको भी नोट कर लेना कि इसका हेड क्वार्टर जो था आईसीआईसी बैंक का वो कहाँ है, मुंबई में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 5 जन 1994 को। और जो आईसीआईसी बैंक है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद कौन सा ऐसा फर्स्ट बैंक है जिसने सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स को जो था इंट्रोड्यूस किया था। म्यूचुअल फंड जो है वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें म्यूचुअल फंड में क्या करते थे, एक पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो मीन्स कि कुछ पैसा स्टॉक में यानी कि शेयर्स में लगा दिया, कुछ पैसा दूसरी इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, ठीक है, कुछ पैसा जो है वो स्टॉक में लगा दिया, शेयर्स में, कुछ डिबेंचर्स में, कुछ बॉन्ड्स में। तो यानी कि वो मिक्स है कि अगर आपका एक पैसा किसी यानी कि शेयर्स में आपका डूब जाता है, तो दूसरे में अगर हाई चला जाता है तो यानी कि आपका रिस्क कवर हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, दैट वाज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो था वो फाउंडेड किया गया था 1 जुलाई 1955 को। इसका पहले कौन सा ओल्ड नेम था, वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपने ये भी याद रखना है कि एसबीआई जो था उसका ओल्ड नेम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो मैंने आपको बताया था कि वो 3 बैंक्स जो थे वो आपस में मर्ज कर दिए गए थे। कौन से बैंक्स थे वो, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। ये तीनों क्या थे, प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, जिनको मर्ज करके क्या फॉर्म किया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद इंपीरियल बैंक का रीनेम कर दिया गया एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो किस ईयर में इंट्रोड्यूस किए थे म्यूचुअल फंड, डैट वाज इन 1961। तो एसबीआई जो था उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1 जुलाई 1955 को। तो गाइज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। 11th क्वेश्चन, विच इज़ फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। तो क्रेडिट कार्ड जो था वो सबसे पहले किस बैंक ने इशू किया था, किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था, वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग बैंक है, मैं वो नहीं कह रही आपको कि आरबीआई, ठीक है। आरबीआई को सेंट्रल बैंक बोला जाता है, जो कि प्रॉपरली हमारी जो बैंक्स को कंट्रोल करता है। एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है, आईसीआईसीआई बैंक। लार्जेस्ट फॉरेन बैंक कौन सा इंडिया में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो गाइस ये तीनों याद रखना कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, एसबीआई। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है, आईसीआईसी बैंक। लार्जेस्ट फॉरेन बैंक कौन सा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। उसके बाद 15th क्वेश्चन में बोला गया कि विच इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ब्रांच आउटसाइड इंडिया। गाइज मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कराया था कि जो फर्स्ट बैंक है किसने अपनी ब्रांच आउटसाइड इंडिया ओपन की थी, तो वो कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया। वो कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया।
उसने ओपन की थी ब्रांच अपनी लंदन में, और वो किस ईयर में की गई थी? 1946 में। तो ईयर भी याद रखना, कहाँ पे किया गया था, कौन से बैंक ने आउटसाइड ब्रांच अपनी ओपन की थी, वो कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ किया था आउटसाइड इंडिया जो? दैट वाज लंदन। और किस ईयर में किया था? 1946। 16th क्वेश्चन, किस बैंक यानी कि विच बैंक स्टार्टेड फर्स्ट आरआरबी? फर्स्ट आरआरबी मतलब कि रीजनल रूरल बैंक फर्स्ट कौन सा था? प्रथमा बैंक। उसको किसने स्टार्ट किया था, किसने स्पॉन्सर किया था? वो किया था सिंडिकेट बैंक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये याद रखना कि जो फर्स्ट कौन सा आरआरबी था? प्रथमा बैंक। और किसने ओपन किया था, किसने स्पॉन्सर किया था? वो कौन सा बैंक था? सिंडिकेट बैंक। और जो रीजनल रूरल बैंक्स थे उनकी इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी? ऑन 2 अक्टूबर 1975। नेक्स्ट स्लाइड, 17th क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया? एटीएम मतलब क्या था? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो जो कौन सा ऐसा बैंक था जिसने एटीएम जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे? वो फॉरेन बैंक था, HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। कब किए थे? 1987। तो गाइस फर्स्ट बैंक कौन सा है जिसने इंट्रोड्यूस किया था एटीएम? डैट वाज HSBC इन 1987। ये सबसे पहले मुंबई में की गई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट बैंक था जिसने क्रेडिट कार्ड इशू किए थे। और ICICI बैंक एक पहला बैंक है जिसने मोबाइल ATM प्रोवाइड किया था। ठीक है गाइस, ये पॉइंट्स मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATM इन इंडिया वाज HSBC इन 1987, मुंबई में की थी, इंट्रोड्यूस किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट पब्लिक बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला पब्लिक बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया है। थर्ड पॉइंट इज ICICI बैंक जो था फर्स्ट बैंक है जिसने कि मोबाइल ATM फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड? अब पूछा गया है कि लार्जेस्ट बैंक पूरे वर्ल्ड में कौन सा है, तो उसका नाम है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। ये बहुत आते हैं पेपर में कि स्मॉलेस्ट इन्वेस्टमेंट किसकी है, लार्जेस्ट बैंक कौन सा है, पब्लिक सेक्टर कौन सा है, प्राइवेट सेक्टर कौन सा है, फॉरेन कौन था, लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में कौन सा है, तो वो कौन सा है? लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। उसके बाद 19 क्वेश्चन, फॉर इशूइंग नोट्स RBI इज रिक्वायर्ड टू होल्ड मिनिमम रिजर्व्स ऑफ डैश करोड़ रुपीज़ इन गोल्ड। अब कहते हैं कि कितना ऐसा अमाउंट है जो कि एक गोल्ड के फॉर्म में RBI को एज अ रिज़र्व उनको कम से कम रखना ही पड़ता है। ठीक है, RBI को एज अ टोटल रिज़र्व जो है वो 200 करोड़ एज अ रिज़र्व रखना पड़ता है। उसमें से जो अमाउंट 115 करोड़ है वो एज अ गोल्ड में रखना पड़ता है, और जो 85 है वो किस फॉर्म में होता है? फॉरेक्स करेंसी, यानी कि फॉरेन जो होती है उन फॉरेन करेंसी की फॉर्म में रखना पड़ता है पैसा एज अ रिज़र्व। तो 200 टोटल, 115 एज अ गोल्ड और 85 एज अ फॉरेक्स। नाउ मूव टू द 20th क्वेश्चन। कहते हैं कि कौन सा ऐसा फर्स्ट बैंक है जिसने इस्टेब्लिश की है मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया? अब देखो सपोज करो हमने जैसे कोई कपड़े खरीद रहे हैं, मर्चेंट बैंकिंग का मीनिंग बताने लगी हूँ। जैसे हम बहुत सारी शॉप्स है क्लोथ्स खरीदने के लिए, तो हम तो उसी के पास जाएंगे जिस पे हमें पूरा ट्रस्ट है ना, जिससे हम हमेशा कपड़े खरीदते आए हैं। ठीक है, जिसके ऊपर पूरा फेथ है। तो वैसे हमें कोई एक ऐसा बैंक, अब बैंक भी बहुत सारे हैं, ठीक है, कोई ऐसा बैंक जिसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है हमें, और उसको हम क्या करेंगे? अपना एजेंट बना लेंगे। ठीक है, तो वही बैंक से हम क्या लेंगे? लोन। ठीक है, जनरली ये बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। बिजनेसमैन क्या करते हैं, उनके पास पैसा तो होता ही है, लेकिन जैसे उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी लार्जर अमाउंट में किए जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ कभी एज अ लोन भी अमाउंट लेना पड़ता है बैंक से।
तो वो क्या करते हैं, एक बैंक को ही अपना चूज़ कर लेते हैं जिसको वो एज ए इन्वेस्टमेंट या एजेंट जो है एज ए इन्वेस्टर और एजेंट एज ए उसको यूज़ करते हैं बैंक को। उनको बोलते हैं कि हम आपको जैसे आपसे लोन लेते हैं, आप हमारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कीजिए और हमें जो है वो बताइए कि किस किस प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, मर्चेंट बैंकिंग। तो सबसे पहले जो बैंक था उसको, वो कौन सा बैंक था जिसने मर्चेंट बैंकिंग स्टार्ट की थी, डैट वाज ग्रिंडलेस बैंक, ग्रिंडलेस, ठीक है। और ये बैंक कब फॉर्म किया था, 1962। जो ग्रिंडलेस बैंक है उसकी 1828 में फाउंडेड था वो, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट उसकी 1828 में की गई थी। और जो ये मर्चेंट बैंकिंग थी ये सबसे पहले कब की गई थी ग्रिंडलेस बैंक के द्वारा, ये की गई थी 1962 में। उसके बाद अगर पूछा जाए, अब ये तो था कौन सा बैंक, अगर पूछा जाए विच कमर्शियल बैंक, कौन सा कमर्शियल बैंक था जिसने मर्चेंट बैंकिंग इंट्रोड्यूस की थी, वो था एसबीआई। और कौन से ईयर में की थी, 1972 में। बस आपने इतना ही याद रखना है कि कौन सा ऐसा बैंक था सबसे पहले जिसने मर्चेंट बैंकिंग की थी, वो था ग्रिंडलेस बैंक। अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा कमर्शियल बैंक है जिसने की मर्चेंट बैंकिंग इंट्रोड्यूस या इस्टेब्लिश की थी, वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस स्लाइड में आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। उसके बाद हम मूव करते हैं टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो गाइस 22nd क्वेश्चन में कितना, अंडर विच टाइप ऑफ अकाउंट इज अ स्पेसिफाइड अमाउंट डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड से 12, 24, 36 एंड 60 मंथ्स। अब देखो कई बार जैसे मैं अपनी ही एग्जांपल ले लूँ, मैंने एक टाइम पीरियड फिक्स कर लिया कि मैं 2 साल के लिए पैसा दूंगी बैंक को, ठीक है। एक स्पेसिफाइड अमाउंट मुझे हर मंथ जो है वो डिपॉजिट करानी पड़ेगी। मैंने सपोज़ करो 24 मंथ्स मैंने डिसाइड कर लिए, तो मैंने कुछ अमाउंट जो है वो हर मंथ जो है पे करूँगी बैंक में, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, रेकरिंग अमाउंट, यानी कि हर मंथ में कुछ ना कुछ पैसा मैं डिपॉजिट कर रही हूँ। तो टाइम पीरियड वो 12 मंथ्स भी हो सकता है, 24 मंथ्स भी हो सकता है, 36 और 60 मंथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि रेकरिंग में सबसे कम टाइम पीरियड क्या है, 12, और सबसे मैक्सिमम जो टाइम पीरियड डैट वाज 60 मंथ्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी इन अ बैंक अकाउंट इज ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड मनी डिपॉजिट आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। सपोज मेरा किसी बैंक में अकाउंट था, मैंने काफ़ी टाइम पीरियड के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, तो कितने टाइम पीरियड के बाद जो मेरा अकाउंट है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, अनक्लेम्ड मनी डिपॉजिट। अगर मैं 10 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट में नहीं करती, तो वो मेरा अकाउंट किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अनक्लेम्ड मनी डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद 24th क्वेश्चन, इन विच अकाउंट कस्टमर डज नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। एक अकाउंट है करंट अकाउंट, हम सब पढ़ेंगे बैंक और बैंक के टाइप्स जो अकाउंट्स है वो भी सारी करेंगे रीड आउट, बट सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट जनरली किन के लिए बनाया जाता है, ये अकाउंट ये जनरली बनाया जाता है बिजनेसमैन के लिए। अब बिजनेसमैन जो है उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो डेली बेसिस पे, ठीक है। उनकी काफ़ी ट्रांजेक्शन, न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो इसीलिए करंट अकाउंट जो बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है। वो क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, पैसा निकालते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो उनकी ऐसे न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं उनके द्वारा डेली बेसिस पे। तो करंट अकाउंट जो है ना वो कोई इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं करता अपने कस्टमर्स को, यानी कि बिजनेसमैन कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं करते, बल्कि उनको पैसा जो है इन इंटरेस्ट फॉर्म पे करना पड़ता है बैंक को। उसके बाद कहते हैं, यानी कि करंट अकाउंट जो है वो बिजनेसमैन के लिए होता है, न्यूमरस ट्रांजैक्शन करता है बिजनेसमैन, इसीलिए कभी वो विड्रॉल डिपॉजिट करता रहता है। बिजनेसमैन को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता बैंक के द्वारा, बल्कि बिजनेसमैन को एज अ चार्ज पे करना पड़ता है एज एन एक्सपेंस टू दी बैंक इन इंटरेस्ट फॉर्म। इसीलिए क्योंकि करंट अकाउंट क्या है, अगर डेली बेसिस पे भी जैसे इतनी सारी ट्रांजैक्शंस है तो बैंक का काम क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है फ्रॉम द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन इस पर कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं करता।
उसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स इन विच अकाउंट, जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो किस अकाउंट में प्रोवाइड की जाती है, डैट वाज करंट अकाउंट। अब ओवरड्राफ्ट क्या है, करंट अकाउंट में दी जाती है, तो जनरली ऑफ कोर्स किसको दी जाती होगी, टू द बिजनेसमैन जिनकी डे टू डे काफ़ी ट्रांजेक्शन्स होती है। अब देखो इनको जो है एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ओवरड्राफ्ट मींस अगर सपोज करो मेरे अकाउंट में 10 लाख पैसा है, मुझे ज़रूरत है 15 लाख की, तो बैंक मुझे 5 लाख की लिमिट दे देगा कि हाँ आप 15 लाख विड्रॉ कर लो। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 10 लाख की बजाय मैं 15 लाख विड्रॉ कर लूँगी, और मुझे बैंक को ओवरड्राफ्ट पे जितना 5 लाख का मैंने ओवरड्राफ्ट किया उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह का मेरे लिए लोन है, ठीक है। एक्सेप्शन इस केस में है कि इफ़ योर सेविंग अकाउंट इज़ ओपन, अगर आपका अकाउंट जो है वो प्रदान और किसी भी अकाउंट में यानी कि सेविंग वगैरह पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन अगर आपका अकाउंट प्रधानमंत्री जन धन योजना में ओपन किया गया है, उस केस में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी अप टू दी ₹10,000। ये इसका एक्सेप्शन है, किसी और अकाउंट में नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट किसी में भी नहीं, करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है बिजनेसमैन को, ठीक है। और अगर आपका सेविंग अकाउंट प्रधानमंत्री जन धन योजना में ओपन किया गया है तब आपको 10,000 तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद 26 क्वेश्चन में कहते हैं कि इन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, जो सेविंग अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है डेली बेसिस पे, ठीक है, ना कि मंथली ना ही क्वार्टरली, एनुअली भी नहीं, किस बेसिस पे किया जाता है, डेली बेसिस पे, ठीक है गाइस। तो 27 क्वेश्चन है, इन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट इज फिक्स्ड बाय। अब देखो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट है वो जनरली किसके द्वारा किया जाता है, फिक्स, बैंक के द्वारा, ठीक है। एसबीआई है तो वो अपनी पॉलिसीज़ बनाएगा, आरबीआई है अगर वो कोई सेंट्रल बैंक है तो वो अपनी पॉलिसीज़ करेगा, उसके अलावा अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है तो वो अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा इंटरेस्ट को फिक्स करने में। तो मिनिमम रेट जो फिक्स किया गया है आरबीआई के द्वारा वो सभी बैंक को, जैसे कि 3.5 आगे क्वेश्चन भी है, तो 3.5% जो है वो मिनिमम रेट है जो फिक्स किया गया है आरबीआई के द्वारा। अगर 3.5 के अबव यानी कि अगर कोई बैंक 4%, 6% ऐसे अगर प्रोवाइड करना चाहता है तो वो कौन फिक्स करेगा, बैंक इटसेल्फ, ठीक है। मिनिमम कौन इंटरेस्ट फिक्स करेगा, आरबीआई। 28 क्वेश्चन डन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वही सेम बात की, जो मिनिमम रेट है सेविंग अकाउंट में जो फिक्स किया जाता है आरबीआई के द्वारा वो कितना है, 3.5%। पहले 4% था, अब कितना है, 3.5%। 30th क्वेश्चन, डैश इज द प्रोडक्ट टू प्रोवाइड अ पर्सन विद एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अप सेविंग थ्रू रेगुलर मंथली डिपॉजिट्स ऑफ फिक्स सम ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आपको पहले बताया है कि जो मंथली डिपॉजिट्स किए जाते हैं रेगुलर में, ठीक है, वो किस अकाउंट में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वो कौन सा अकाउंट है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम आरडी बोलते हैं। उसके बाद डैश इज़ अ टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट डैट कैटर्स टू द प्रोफेशनल, जो कि बेसिकली प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन की जो नीड्स है उनको फुलफ़िल करता है। वो कौन सा बैंक है, वो कौन सा अकाउंट है, वो है करंट अकाउंट। वो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि करंट अकाउंट है क्या। 32nd क्वेश्चन, एन अकाउंट इन विच ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स इन देयर इलेक्ट्रिक फॉर्म इज़ डन इज़ नॉन एज डीमैट अकाउंट। डीमैट में शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसको हम किस अकाउंट को बोलते हैं, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, डीमैट अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग जो है शेयर्स की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एज for retirement for MD and CEO of all private banks is 70 years। जो प्राइवेट बैंक्स है उसके जो MD CEO उनकी रिटायरमेंट एज कितनी है, 70 years। और जो बैड लोन्स है उसको हम क्या बोलते हैं, NPS। बैड लोन्स मतलब कि जिसके ऊपर पैसा वापस नहीं आता, जो लोन्स हमने कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं वो पैसा वापस नहीं करते, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, NPA में, नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स पे, जिस पे कभी भी उनको पैसा वापस नहीं आता, ठीक है।
35th क्वेश्चन, द यूनिट बैंकिंग सिस्टम किस कंट्री में ओरिजिनेट की थी? हमारे यहाँ इंडिया में ब्रांच बैंकिंग है, क्योंकि हर एक बैंक की ब्रांचेज है। वो कौन सी ऐसी कंट्री है, जैसे एक ही बैंक है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, वो एक ही एरिया को देखता है, ठीक है, यानी कि यूनिट बैंकिंग मतलब कि एक ही बैंक जो पूरे एरिया को देखेगा। तो वो कहाँ की गई है ओरिजिनेट? यूनाइटेड स्टेट में, यानी कि यूएसए में। उसके बाद 36 क्वेश्चन, हाउ मैनी डिजिट्स आर प्रेजेंट इन आईएफएससी कोड? आईएफएससी कोड मतलब कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब देखो गाइस, मैंने आपको बोला कि जो आईएफएससी कोड है उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जिसमें टोटल डिजिट्स कितने आते हैं? 11। अब देखो 11 डिजिट्स में जो पहले 4 हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फ़ाबेट्स को। 5th इज़ 0, और जो जो लास्ट 6 जो रहते हैं वो किसको? न्यूमेरिक वैल्यूज़ को जो है वो शो करेगा। पहले 4 जो है वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लास्ट जो 6 हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रांच ऑफ द बैंक, ठीक है। विच इज़ कॉल्ड 37th क्वेश्चन एज इनिशियल रीपेमेंट हॉलीडे फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन? इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सपोज जैसे मैं कोई बैंक है, उसका कोई फेवरेट कस्टमर है, यानी कि प्रेफर्ड कस्टमर है, उसका उस बैंक के साथ बहुत अच्छा फेथ बना हुआ है उस कस्टमर का, वो हमेशा लोन लेता है, वो हमेशा पे करता है बैंक को, तो इस वजह से उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी बन जाती है इन द आइज़ ऑफ बैंक। तो बैंक एक टाइम पे ऐसा हुआ कि उस कस्टमर ने पैसा नहीं प्रोवाइड किया, वापस नहीं किया टू द बैंक। तो बैंक क्या करेगा, क्योंकि अच्छा कस्टमर था उसका, तो उसने उसको एक ग्रेस पीरियड दे दिया, कुछ टाइम पीरियड दे दिया कि आप कोई बात नहीं, आपने इस पीरियड में मेरे को पैसा वापस नहीं किया, तो आपको मैं एक ग्रेस पीरियड, कुछ टाइम पीरियड दे देता हूँ, आप मुझे उस टाइम पीरियड में वापस कर देना पैसा। उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल रीपेमेंट हॉलीडे। तो उसको क्या बोलते हैं? मोराटोरियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम्स में आया भी है बैंकिंग के। उसके बाद 38th क्वेश्चन, विच बैंक विच आर बेनिफिटेड थ्रू द रिजर्व मॉर्टगेज स्कीम? अब देखो, जैसे सपोज करो कोई सिटीज़न है जिसकी एज 60 ईयर्स हो गई है, या कोई कह लो उससे ज़्यादा है, तो अब उसने क्या किया, उसकी कोई प्रॉपर्टी थी वो उसने बैंक को दे दी। बैंक क्या करेगा? बैंक उस पर कुछ ना कुछ हर महीने, हर क्वार्टरली, या कह लो एनुअली उसको क्या करेगा? पैसा प्रोवाइड कर देगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर कि उसको पैसा एनुअली चाहिए, उसको पैसा मंथली चाहिए, ठीक है। तो उसको वो किसको मिलता है? वो उसके द्वारा कौन स्कीम के द्वारा कौन बेनिफिट लेता है? वो है सीनियर सिटीजन्स। 60 अबव वालों को क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन्स। 39th क्वेश्चन इज़ व्हाट विल बैंक कस्टमर पे फॉर यूजिंग सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी? जब कोई कस्टमर्स अपनी जो लॉकर फैसिलिटी अवेल करता है बैंक से, तो उसको क्या पे करना पड़ता है? उसको पे करना पड़ता है रेंट ऑन लॉकर। 40th क्वेश्चन है व्हाट इज़ मॉर्टगेज? तो मॉर्टगेज क्या है? जैसे कोई प्रॉपर्टी, कोई सिक्योरिटी जो कि बैंक को दी जाती है, वो जो प्रॉपर्टी है वो किस फॉर्म में होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कोई लैंड, कोई हाउस, ठीक है, तो उसके बदले में बैंक उसको क्या प्रोवाइड करेगा? लोन, ठीक है। सिंपल सी बात है, बैंक ऐसे लोन नहीं प्रोवाइड करेगा, कुछ ना कुछ वो उसका गारंटी पे रखता है कस्टमर के कि आप मेरे को कुछ ऐसा दो कि जिसके बिहाफ में मैं आपको कुछ ना कुछ पैसा दूँ एज अ लोन। उसके बाद आता है 41st क्वेश्चन। तो मॉर्टगेज क्या है, पहले मैं वो बोल दूँ। ए सिक्योरिटी क्रिएटेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमेशा याद रखना इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होगा मॉर्टगेज, फॉर अ लोन गिवन बाय अ बैंक। उसके बाद है व्हाट आर पैरा बैंकिंग सर्विसेज? अब देखो, बैंक क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है और डिपॉजिट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये तो उसके प्राइमरी फंक्शंस है। उसके अलावा बैंक और भी बहुत सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैरा बैंकिंग सर्विसेज। तो वो कौन सी है? वो उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। यूटिलिटी मीन्स एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। उसके बाद 42nd क्वेश्चन है विच बैंक इज़ प्योरली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस?
वो कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें जो पूरी मैनेजमेंट है और जिसकी ऑनरशिप जो है वो इंडियंस की है, वो क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच SBI जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, वो किया गया था AD गोरेवाला कमेटी। मैंने लास्ट में करवाया था कि जो गोरेवाला कमेटी है उसमें SBI को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर के साथ, वो किस ईयर में किया गया था? 1963 में। जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, मैंने आपको बताया था बेसिकली ये प्रमोट करना चाहते हैं बैंकिंग सर्विसेज को इन द रूरल एरियाज, ताकि उनको भी अवेयरनेस की जाए बैंक्स के बारे में, बैंक्स की सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो ये कब इस्टेब्लिशमेंट की थी? ये की गई थी ऑन 2 अक्टूबर 1975। और जो रीजनल बैंक है वो किस कमेटी के ऊपर जो थे रिकमेंड किए थे, किस कमेटी ने रिकमेंड किए थे? वो किए थे नरसिम्हम कमेटी। उसके बाद जो फर्स्ट बैंक था वो कहाँ किया गया था? कौन सा बैंक था? किसने स्पॉन्सर किया था? सबसे पहला बैंक था प्रथमा बैंक, उत्तर प्रदेश में किया गया था, और इसको स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस जितने भी मैंने कराए हैं वो आज के वीडियो में वो थोड़े बेसिक्स थे, ठीक है, बट ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक के बारे में जो बेसिक क्वेश्चंस है वो कैसे फ्रेम किए जाते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and press bell icon to get all further notifications about my upcoming videos. Have a great day. Bye bye. Take care.